सर ने 7 या 8 कभी, मेरे को 2 या 3 से जो ज्यादा मुझे नजर नहीं आए कभी। ओके। चलिए फिर क्या करें, अब क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट क्या कितना करें अब। करें शुरू मैम? हाँ बिल्कुल, क्लास शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। आज स्मरण योग्य तथ्य है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर आहार खाएं, शारीरिक गतिविधि के अनुरूप भोजन करें, तले नमकीन और मसालेदार आहार से बचें, निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें या टहलने जाएं, धूम्रपान, तंबाकू चबाने और तंबाकू उत्पादों जैसे खैनी, जर्दा पान मसाला, अल्कोहल से बचें। नियमित जांच के लिए जाएं, रक्त शर्करा, लिपिड, उच्च रक्तचाप की नियमित जांच कराएं, श्वम दवा लेने से बचें और तनाव प्रबंधन तकनीक अपनाएं जैसे कि योग और ध्यान। हाँ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन, अच्छे भोजन की जरूरत है, और हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। अच्छा भोजन क्या होता है? जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे और जिससे हमारे शरीर का चयापचय ठीक रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, हमारे शरीर का निष्कासन, जो वेस्ट पदार्थों का निष्कासन होता है वो सुचारू रूप से, वैसा भोजन जो हमारे शरीर को, हमारे कार्य को अच्छा सुचारू रूप से चलाए, वैसा भोजन हमारे लिए सही है। तो इसमें पोषक तत्वों में बहुत सारी चीजें आती है। खाद्य पोषक तत्व हमारे होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? हमारे विटामिन होते हैं, और आपके प्रोटीन होता है, और खनिज होते हैं, पानी होता है, और एक हमारे जो शरीर को ऊर्जा देने के लिए वसा होती है, जो, और कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, ये हर सेल के निर्माण के लिए जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण एक सेल से होता है। एक सेल बहुत सारी मिलके, एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाती है, उससे ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलके हमारा शरीर बनता है। तो सेल जो है वो बहुत जरूरी है। अगर सेल का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। टूट फूट को रिपेयर भी प्रोटीन ही करता है, और ये हमारे मांसपेशियों और ऊतकों के लिए, और हमारे एंजाइम्स और हमारे हार्मोन को नियंत्रण करने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। छोटे बच्चों में 1 से लेके 8 वर्ष तक के लिए 19 ग्राम का प्रोटीन जरूरी होता है, और इसके ज्यादा बढ़ने के लिए इसी की मात्रा 19 ग्राम तक या 18 ग्राम तक 20 ग्राम तक पहुंच जाती है प्रोटीन। और इसी तरह कैल्शियम है। कैल्शियम को जब हम लेते हैं 1 से 8 वर्ष या 19 वर्ष तक, 1000 मिलीग्राम जो है, लगभग इतना जरूरी होता है बच्चों को कैल्शियम देना। और ये कैल्शियम हमें नेचुरल हमारे भोजन से लेना चाहिए, बकायदा आर्टिफिशियल जैसे टैबलेट्स वगैरह देने की बजाय। जब तक मजबूरी ना हो, जब तक टैबलेट्स नहीं देनी चाहिए, उसके अलावा हमें नेचुरल तरीकों से अपने खाद्य पदार्थों से हमें भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी, इस तरह के मिनरल्स लेने चाहिए, जो कि हमारे विकास और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार हमारे भोजन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों का समावेश भी बहुत जरूरी होता है। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इसमें बताया है कि स्वस्थ रहने के नियम क्या क्या हैं, विभिन्न तथ्य क्या है, या क्या विचार हैं, और हमें कैसा रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर हमें खाना खाना चाहिए। अब खाना तो खा लिया, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी गतिविधि भी जरूरी है। उसके लिए हमें योगा करनी चाहिए या कोई भी एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए। तले नमकीन और मसालेदार हमें ऐसा भोजन खाने से बचना चाहिए जो कि पचने में बहुत गरिष्ठ हो, जो कि देर से पचे, ऐसा भोजन करने से भी बचना चाहिए। एक आयु वर्ग के लिए तो गरिष्ठ भोजन भी ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए और थोड़ा से वृद्धा 50+ के लोगों के लिए थोड़ा ऐसा भोजन हो जो जल्दी से पच जाए। निर्जलीकरण से बचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी किस लिए जरूरी है? एक तो दूषित पदार्थों को शरीर से निकालने के लिए, प्लस एक और काम करता है पानी। पानी हमारे शरीर में और क्या काम करता है, बताएं जरा।
एक तो दूषित पदार्थों को निकालता है, वेस्टेज को निकालता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है इसका एक और, डिहाइड्रेशन को कम करता है। हाँ ये तो हो गया, डिहाइड्रेशन कम हुआ। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व है उनको पूरे शरीर में घुमाता है, यहाँ से वहां ले जाना है, ये परिवहन का काम करता है एक तरह से। जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं और उनको यहाँ पूरे शरीर की नसों के अंदर ले जाना, हार्ट जितनी भी आर्टरीज होती है सबके अंदर पानी ही ले जाता है। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमारे शरीर के पोषक, हम कितना भी अच्छा भोजन खा लें तो उसके पोषक तत्व एक जगह धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे, जिसके साथ हमें कॉन्स्टिपेशन, स्टोन्स इस तरह के बनने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाए। एक तो डिहाइड्रेशन की कमी दूर होती है, डिहाइड्रेशन की कमी दूर होने के साथ प्लस क्या होता है, ये पोषक तत्वों को पूरे शरीर में ले जाता है। तीसरा क्या होता है, वेस्टेज को बाहर निकालने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए पानी बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करें या टहलने जाएं, जो व्यायाम कर सकते हैं उन्हें व्यायाम करना चाहिए, और नहीं तो ये 1000 स्टेप का एक बहुत ज्यादा वो चला है कि अपना नियमित टहलना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद धूम्रपान जैसी चीजों को, इनसे बचना चाहिए। और नियमित जांच के लिए जाएं, अपना एक रूटीन बना ले कि साल में हमें अपना थोड़ा जांच करानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल जैसे हाई बीपी इस तरह की हमें कोई दिक्कत ना हो। और खुद भी अमूमन छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें पता होती हैं वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन खुद दवाई लेने से बचें। एक केस कैसा आया कि उसको हाथ में दर्द था, बस हाथ में दर्द था, लेफ्ट हैंड में दर्द था, और लेफ्ट हैंड में दर्द आने के लिए पेन किलर खा लिया जैसे कॉम्बिप्लेन वगैरह होती है, लेकिन एक्चुअली में उनको हार्ट अटैक आ रहा था। हार्ट अटैक, हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो भी हमारी लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में पेन होता है, हाथ में दर्द होता है, पैर में भी दर्द शुरू हो जाता है, और पूरा ये पेन यहाँ से शोल्डर तक जाता है। तो इसलिए किसी भी इस तरह के पेन को हमें एक बार जांच करनी चाहिए, अपने आप से हर तरह की दवाइयां नहीं खानी चाहिए। जी। और तनाव का प्रबंधन करना चाहिए। तनाव का प्रबंधन हम कैसे करेंगे? अब ये तनाव का प्रबंधन करने के लिए योग सबसे अच्छा बताया है इन्होंने, मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर पढ़ना चाहिए, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना चाहिए, अपनी पसंद की बुक्स पढ़नी चाहिए, और नहीं तो कुछ अपना बाहर ठंडी खुली हवा में भी टहलने जा सकते हैं, जिससे कि फ्रेश एयर से भी हमें अच्छा लगता है, हमारे जो डिप्रेशन होता है, हमारी जो टेंशन होती है वो थोड़ा रिलीज हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का महत्व। हम्म आहार में फल और सब्जियां, हम्म विभिन्न प्रकार की वसा और तेल, नमक हम्म उपभोग, हम्म साबुत अनाज, पानी और पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और खाने के लिए तैयार आहार, हम्म त्वरित खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ से बचाव। ये तो आपने बता ही दिया। हम्म नेक्स्ट, आहार में फल और सब्जियां। हम्म फल और सब्जियों में सूक्ष्म पोषक जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन, फोलिक एसिड, कैरोटीनॉइड और पादप रासायनिक, फाइटो केमिकल। केमिकल्स तथा पोषक तत्व, जटिल कार्बोहाइड्रेट, रेशा भरपूर मात्रा में होते हैं। कुछ फल और सब्जियां बहुत कम कैलोरी प्रदान करती हैं, जबकि कुछ अन्य ज्यादा कैलोरी प्रदान करती हैं, क्योंकि इसमें शर्करा जैसे आलू और शकरकंद और केला भरपूर मात्रा में होती हैं। इसलिए आहार में कैलोरी बढ़ाने या कम करने के लिए फलों और सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन फल और सब्जियों का कम से कम 400 ग्राम यानी 5 भाग आहार में शामिल करना चाहिए। फल और सब्जियों के उपभोग को निम्नलिखित माध्यम से सुधारा जा सकता है। फल और सब्जियां हमारे भोजन में जरूर होनी चाहिए। हमारे भोजन में 5-6 पोषक तत्व बहुत जरूरी हैं, जैसा मैंने अभी बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा और खनिज पदार्थ और पानी। प्रोटीन जो है हमारी मांसपेशियों और ऊतकों को, एंजाइम्स और हार्मोन को निर्माण करने में हमें हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है जो हमें तत्काल ऊर्जा करता है, और प्रोटीन को पचाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन क्या है, वसा जो होती है ये क्या होता है, दीर्घकालिक ऊर्जा का भंडार, लंबे समय तक ऊर्जा का भंडार होती है। जो वसा हमारे फैट बॉडी में जमा हो जाता है, अगर हम एक दिन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है,
जो हमारे शरीर में फैट जमा होता है उससे हमें हमारे शरीर में हमें एनर्जी मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। तो हमें वसा अपने शरीर में उतनी ही जमा करनी चाहिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा फैट जमा होने से एक तो हमारी हेल्थ भी खराब होती है, दूसरा हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। और हमारा तीसरा चौथा हमारा जो है वो है खनिज मिनरल्स, जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है और आयरन की कमी को पूरा करता है। जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी नसें हैं, इनके निर्माण के लिए हमारे शरीर में खनिज की मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है। और पांचवा मैंने पानी का बता ही दिया। ये शरीर के एक और इसका काम होता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को वो करता है, रेगुलर करता है। बॉडी का हमारा टेम्परेचर होता है उसको संतुलित करता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहे। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन के कारण हमारी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें हीट स्ट्रोक्स पड़ने का खतरा हो जाता है। और पोषक तत्वों का ये परिवहन करता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। और प्रोटीन से क्या होता है, हमारे नाखून, बाल, त्वचा, ये सब चीजें भी हमारी प्रोटीन से ही बनती हैं। इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ये सेल के निर्माण के लिए भी जरूरी है। और इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां अपने भोजन के अंदर शामिल करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल। इन्होंने जो इसका बताया कि 400 ग्राम हमारे पूरे भोजन का 400 ग्राम, हमारा जो पूरा भोजन है, जो हम एक मील लेते हैं, पूरे दिन के भोजन में 400 ग्राम फल और सब्जियां हमारी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़िए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत शुरू करें मैम? ये तो आपने बता दिया। हाँ, किसी को इसमें कुछ पूछना है? प्रदीप जी, कोई ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा हो? मैम जो फल फल आहार करने के लिए माने कौन सा टाइम सही होगा? फलाहार संध्या से पहले पहले कर लेना चाहिए। वैसे तो फलाहार कहते हैं सुबह करना चाहिए। और खाने के बाद? भोजन भोजन खाने से से आधा पहले। आधा घंटा पहले, और सैलेड जो भोजन से तुरंत पहले। हाँ जी, कौन सा समय सही है? आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही मैम, खाने से पहले ही करेंगे। हाँ, खाने से पहले। और अगर हम व्रत करते हैं तो दिन में करना चाहिए फलाहार। कुछ फल ऐसे होते हैं जो रात में थोड़ा खाए जा सकते हैं, लेकिन फलों को दिन में ही खाना चाहिए। ज्यादातर इसमें रस वाले लिक्विड फल होते हैं, इसलिए दिन में ही खाने उत्तम रहते हैं। हाँ जी, यस प्रदीप मैम। जी, क्लियर है आपको? यस मैम। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। चलिए। विभिन्न प्रकार के तेल और वसा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत तेल वसा है। वसा के आहारीय स्रोतों को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। पशुजन्य वसा, जानवरों से प्राप्त वसा। जानवर से प्राप्त वसा के प्रमुख स्रोतों में घी, मक्खन, दूध, पनीर, अंडा, मांस और मछलियां शामिल हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल और अत्यधिक मात्रा में संतृप्त वसा, सैचुरेटेड एसिड, फैट एसिड तथा ट्रांस वसा एसिड होता है। वनस्पति वसा। कुछ पौधों के बीज वनस्पति तेलों जैसे मूंगफली, सरसों तिल, नारियल, ड्राई जैतून और सोयाबीन का तेल के अच्छे स्रोत हैं। खाने योग्य पौधों में वसा तथा संतृप्त वसा एसिड की मात्रा कम होती है, लेकिन वे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अच्छे स्रोत होते हैं। अब हमें बताया कि हमें ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर होती है, जो एनर्जी होती है, उसका अच्छा स्रोत क्या है? वसा। तो वसा हमारे लिए कौन सी ठीक रहती है? जो हमें पौधों से मिलती है। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता। पौधों से बनी हुई वसा जो होती है, मूंगफली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, नारियल, ड्राई जैतून और सोयाबीन, इनके तेल जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बजाय ये पशुजन्य वसा के। ये वसा जो होती है हमारी बहुत हार्ड होती है, बहुत गरिष्ठ होती है, और ये डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगाती है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हार्ट आर्टरीज ब्लॉकेज का सबसे बड़ा कारण होता है ये पशुजन्य वसा जो होती है। जी मैम। हाँ जी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वसा। प्रत्यक्ष वसा वह होती है जो प्राकृतिक स्रोतों से अलग होती है, जैसे दूध से घी, मक्खन, तेल वाले बीज और मेवा से खाना पकाना। इन इसके सेवन पर
निगरानी करना आसान है। अप्रत्यक्ष वसा वह होती है जो कि अनाज, दालें, मेवा, दूध, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों के लगभग हर पहलू में उपस्थित होती है ये तथा जो उनका है, अनुमान लगाना मुश्किल है। हाँ, ये जो है प्रत्यक्ष वसा जो होते, जो हम लेते हैं दूध, घी, मक्खन, इसको तो हम समझ लेते हैं कि हमें ज्यादा नहीं खाना, इतना खाना, इतना नहीं खाना। इसको हम मतलब अपने हिसाब से हम कम ज्यादा कर सकते हैं और हमें कम लेना चाहिए, लेकिन सीमित लेना जरूर चाहिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल भी घी तेल को बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच घी रोज खाना ही खाना चाहिए। और अप्रत्यक्ष वसा होती है जैसे अनाजों में, दालों में, मेवा में, दूध में, और जो अंडा होता है, इस तरह के खाद्य पदार्थों में होती है। तो इसका हमें पता नहीं चलता, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमने कितना फैट लिया। इसके लिए हमें नियंत्रण रखना जरूरी होता है कि हमने इतना खाना खाना है, ज्यादा नहीं खाना, जो कि हमारे शरीर के अंदर जैसे अंडे होते हैं, इसमें ज्यादा होती है दूध के अंदर। तो दूध हम कौन सा ले सकते हैं, अगर जिसको ज्यादा फैट होता है तो वो दूध। हाँ जी, बोलिए। अंडा के साथ दूध पीना सही है ना, नहीं गलत? जी सॉरी, मैं अंडे समझी। मछली, अंडे मछली खाने के बाद मैंने दूध दूध लेना नहीं पीना ठीक, सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक। ये पॉइजन बना देते हैं और हार्ट स्ट्रोक पड़ने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। अंडा मछली के साथ दूध कतई नहीं खाना चाहिए, कतई नहीं खाना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। अप्रत्यक्ष वसा वह होती है जो कि अच्छा, ये हो गया। यह सिफारिश की जाती है कि आहार में कुल कैलोरी का 15 से 30% वसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में प्रदान किया जाए। वयस्कों की तुलना में शिशुओं और बच्चों में अधिक ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा शामिल की जानी चाहिए। आहार में अत्यधिक वसा मोटापा, हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर का जोखिम बढ़ाती है। कुल ऊर्जा सेवन का 10% संतृप्त वसा कम करके और कुल ऊर्जा सेवन का 1% ट्रांस वसा कम करके तथा असंतृप्त वसा के साथ दोनों को बदलकर इन रोगों के विकसित होने के जोखिम को कम किया जा सकता है। हमें वनस्पति घी। हमारे खाने में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पेड़ पौधों से जो हमें तेल, ऑयल, घी हम जो खा रहे हैं, पशुओं से निर्मित वसा जो हमें मिल रही है, पशुओं के थ्रू जो हमें मिल रहा है, वो हमें कितना खाना चाहिए, और हमने उसको एक दिन में हमने कितना खाया, और हम जो बाकी चीजें, दाल, सब्जियां, ये सब खा रहे हैं, इसके अंदर हमें कितनी वसा मिल रही है, इसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बच्चों को, क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं, बढ़ती उम्र होती है, तो उनके लिए ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनका खेल कूद में भी उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, तो इसलिए उनको पर्याप्त मात्रा में घी और घी से बनी हुई चीजें देनी चाहिए। लेकिन एक वयस्क को और एक वृद्ध को बहुत कम, और वयस्क को एक सीमित मात्रा में खाना चाहिए, जबकि बच्चों को सीमित से अधिक दे सकते हैं हम, जिससे कि उनकी ऊर्जा का क्षय ना हो और वो हृष्ट पुष्ट रहें। वनस्पति घी। जब वनस्पति तेल हाइड्रोजनेटेड होता है यह उन्हें ऊर्ध्वाधर या ठोस रूप में परिवर्तित करता है, जिसे वनस्पति या वनस्पति घी कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान असंतृप्त वसा एसिड संतृप्त वसा एसिड और ट्रांस वसा एसिड में बदल जाती है। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा गैर संचारी रोग जैसे कोरोनरी हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, कैंसर, मोटापा के जोखिम का कारक है। वयस्कों में वनस्पति घी का उपभोग सीमित होना चाहिए। वनस्पति घी का उपयोग ज्यादातर बेकरी उत्पादों, मिठाइयों और स्नैक्स आदि में किया जाता है। वसा सेवन को निम्नलिखित के माध्यम से कम किया जा सकता अब है। क्या है, वनस्पति घी जो हम लोग खाते हैं, घी अपने, उसको भी हमें सीमित मात्रा में लेना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर भी वसा होती है। कैसे कि जो हमारा शरीर है वो ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से वसा को बनाता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड वसा कहते हैं। ये हमारा शरीर खुद ही बनाता है, और हम ऊपर बाहर से भी वसा खाते हैं, जैसे फूड के माध्यम से, अपने भोजन के माध्यम से भी हम वसा लेते हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें भी हमारा शरीर वसा को बना रहा है, और हम बाहर से भी अतिरिक्त वसा खा रहे हैं। तो ये वसा हमारे शरीर में जो फैट जमा हो जाता है, ये हमें बीमार करता है, जिससे हमारा हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स,
और डायबिटिक, कैंसर और फैट, इस तरह की चर्बी ज्यादा, फैटी ज्यादा होना, इस तरह की हमें बीमारियां बन जाती हैं। इसलिए जब हमारा शरीर खुद भी ऑटोमेटिकली अपने हमारे भोजन पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ट्राइग्लिसराइड वसा बनाता है, तो हमें निश्चित करना चाहिए कि हम बाहर के खाद्य पदार्थों से कम फैट लें, वसा का प्रयोग कम से कम करें। हाँ ठीक जी। है। वसा सेवन को निम्नलिखित के माध्यम से कम किया जा सकता है। भोजन कैसे पकाया जाता है, इसमें बदलाव करना, जैसे कि वनस्पति तेल या पशु तेल नहीं का उपयोग करना, मांस के वसा वाले भाग को हटाना और भुनने की बजाय उबालना और भाप में पकाना या सेकना। हमें वीक में कुछ ऐसा दिन बनाना चाहिए कि एक दिन हम बॉयल खाना खाएं या भाप में बना हुआ कुछ खाएं, जैसे भाप में बने हुए व्यंजन भी होते हैं, इडली वगैरह। एक निश्चित आयु होने पर बच्चों को हम रोज दे सकते हैं, लेकिन अपने डाइट में इस तरह का वीक में जो हमारा मेन्यू होता है उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का बनाना चाहिए कि हम एक वीक में बॉइल्ड खाना खाएं, कम तेल वाला खाएं, कम घी वाला खाएं, और एक दिन वीक में हम ज्यादातर और कुछ नहीं तो रोज हम 16 घंटे या 12 घंटे का उपवास जरूर रखें। उसका मैंने बताया ही था कि शाम को 6-7 बजे के बाद खाना ना खाएं, अगले सुबह से 7 बजे 8 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो 12 घंटे का हमारा उपवास हो जाता है ये। फ्रूट्स चल सकते हैं मैम? हाँ नहीं, शाम को, हाँ शाम की डाइट नहीं, में अगर लेना चाहे मॉर्निंग तो में। मॉर्निंग में फ्रूट, हाँ मॉर्निंग नहीं, में फ्रूट, हाँ जैसे 16 घंटे का उपवास आप बता रहे हैं, तो हाँ मतलब वैसा कोई ब्रेकफास्ट ना करके फ्रूट ले लें? हाँ फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए, नींबू पानी या शिकंजी कुछ ऐसा पी लेना चाहिए, क्योंकि कुछ फ्रूट्स एसिडिक होते हैं। हमारी बॉडी क्या है, अगर हमारी बॉडी एसिडिक एसिडिक है और हमने कुछ ऐसा फ्रूट खा लिया जो हमें बहुत पसंद है, तो वो एकदम से रिएक्शन करेगा। मैम इसके लिए, मेरे को मैम हाँ जी, मेरे को शाम बजे नहीं खाने तो रात को नींद नहीं आता है, क्या करूँ? हाँ तो ऐसे ये धीरे धीरे जो अपनी आदत होती है धीरे धीरे बदलती है। भूख लगती है तो हम दूध पी सकते हैं, दूध पी ठीक है, लीजिए, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहिए, जिससे कि जो एक क्रेविंग होती है ना भूख लगने की, नहीं तो होता है ठीक कि है, कभी क्या होता है, जैसे अगर हमें छोड़ना ही है कि हमें ये रात का खाना छोड़ना है, तो हमें 6-7 बजे तक हमने सॉलिड खाना खा लिया, उसके बाद जैसे भुने हुए चने होते हैं वो रख ठीक लिए, है। इस तरह का थोड़ा जो हमारा भुना हुआ खाना होता है थोड़ा सा वो खा लिया और पानी पी लिया, तो मन को ड्राई भी फ्रूट है। शांति रहती है कि हमने कुछ खा लिया। बाकी भूख नहीं लगती, लेकिन हमारा मन बेचैन रहता है, जो आदत पड़ी हुई है ना हम इतने सालों से, ठीक है, वो मैन परेशान बेच करती है बस। मन बेचैन रहते। हाँ बस मैम यही बात सही है। बोला। हम्म, आगे से। ओके। अधिक मात्रा में संतृप्त वसा, जैसे कि पनीर, आइसक्रीम, वसा युक्त मांस, ताड़, नारियल का तेल, घी, सुअर की चर्बी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना। संतृप्त वसा, यह वसा युक्त मांस, मक्खन, ताड़, नारियल के तेल, क्रीम, पनीर, घी, सुअर की चर्बी में पाई जाती है की बजाय असंतृप्त वसा, यह मछली, एवोकाडो, नाशपाती, मेवा, सूरजमुखी, राई और जैतून के तेल में पाई जाती है को प्राथमिकता दें। अनसैचुरेटेड फैट हमें ज्यादा लेना चाहिए, बल्कि सैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए। हमें बार बार इसी बात को समझाया गया है। और किस में होता है ये, ताड़, नारियल का तिल, क्रीम, पनीर, घी और ये सब चीजें, इसकी बजाय हमें नाशपाती, मेवा और सूरजमुखी, राई और जैतून का जो ये तेल होता है, ये हमें ज्यादा अपने खाने में प्राथमिकता इनकी देनी चाहिए, जहां तक संभव हो सके। हाँ सोडियम पोटेशियम उपभोग, नमक आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ज्यादातर लोग नमक की मात्रा नहीं जानते कि वे कितना नमक खाते हैं। अधिक नमक और अपर्याप्त पोटेशियम का सेवन 3.5 ग्राम से कम हाई ब्लड प्रेशर में योगदान करता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक उपभोग की सिफारिश की जाती है। हाँ, अभी एक और है कि भाई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम सेंधा नमक खाएं कि हम ये जो आम नमक चल रहा है हम वो खाएं। सेंधा नमक में खनिज वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि ये पास्चराइज्ड कम होता है ना, और जो बाकी का नमक होता है उसमें आयोडीन मिलाते हैं। जिनको आयोडीन की कमी होती है तो वो आयोडीन वाला नमक खा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है पर्सनली कि नमक को बदल बदल के खाना चाहिए।
हम महीने में एक बार आयोडीन वाला नमक ले सकते हैं, एक महीना हम सेंधा नमक ले सकते हैं, या 15 दिन का इस तरह कर लें तो हमारी दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं। ठीक है। नमक के उपभोग को निम्नलिखित के माध्यम से कम किया जा सकता है। खाना पकाने के दौरान अधिक नमक उपयोग प्रतिबंधन, मेज पर नमक न रखना, पहले से तैयार पकवान में अतिरिक्त नमक न डालना। नमकीन स्नैक्स, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कि पापड़, अचार, सॉस, केचप, नमकीन बिस्किट, चिप्स, पनीर और नमकीन मछली का सीमित सेवन करना। ताजे फल और सब्जियों के सेवन से पोटेशियम बढ़ जाता है। इस तरह पोटेशियम और सोडियम के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। फलों में जो होते हैं वो सोडियम होते हैं नेचुरल, तो हमें कई सब्जियों में भी सोडियम होता है, जैसे घिया, तोरी होते हैं, इनमें सोडियम होता है। तो इनको जब हम पकाते हैं तो कम नमक डालेंगे तो ये सब्जी फिर भी ठीक लगेगी, लेकिन जिनको ज्यादा नमक खाने की आदत होती है उनको नहीं ठीक लगेगा। पर अगर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे और नियम बना लेंगे कि भाई हमें जो सब्जी में जितना नमक बना है हमें उतना ही खाना है, कोशिश करनी है कि हमें और एक्स्ट्रा नमक ऊपर से नहीं डालना, तो धीरे धीरे हमें वो स्वाद हमारा आता चला जाएगा। खाने में केवल आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें और उसे नमी से बचाने के लिए डिब्बे बंद करके रखें। शर्करा शर्करा आहार तैयार करने के दौरान या बनाने वाला या उपभोक्ता द्वारा खाद्य या पेय पदार्थों में डालने के साथ साथ शहद, सिरप, फलों के रस में प्राकृतिक रूप से में उपस्थित होती है। प्रत्येक शर्करा दंत क्षय का जोखिम बढ़ाती है और अधिक वजन, मोटापा उत्पन्न करती है। प्रत्येक शर्करा का सेवन कुल ऊर्जा सेवन के 10% कम होना चाहिए। मीठा जो होता है, शर्करा यानी मीठा, चीनी, ये हमें बहुत सारे जो हमारे पेय पदार्थ, जो हमारे खाद्य पदार्थ, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं, मीठे जो होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो इनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। और ये हमारे दांतों को खराब करती है, हमारे दांतों के ऊपर जो कैविटीज होती है, एनामल होता है, उसको खराब कर देती है, जिससे कि हमारे दांतों में कैविटीज बढ़ जाती है और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। प्लस क्या होता है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पचता कम है, नहीं पचता उतना, हम वर्कआउट नहीं कर पाते, उससे क्या होता है, हमारा वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और हमारा हार्ट स्ट्रोक बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें मीठा कम खाना चाहिए। अब हर चीज कम कम खानी चाहिए, तो खाएं क्या, संतुलित भोजन खाएं। अब ये भी कम खाओ, वो भी कम खाओ, सारा टेस्ट खराब हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर जीव के मुताबिक चलेंगे तो फिर डॉक्टर हमारे मित्र बन जाएंगे, हमें एक निश्चित रकम डॉक्टर के लिए कमानी ही कमानी पड़ेगी। बिल्कुल। और जो पहले जो खेत में किसान काम करते, मेहनत करते, वो मीठा बहुत खाते हैं। हमें याद है हमारे घर में घी शक्कर, घी बूरा खाया जाता था सर्दियों में। वो मेहनत भी उतनी करते थे, बच्चों की भी आदत, पर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद ही छोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि शरीर ने खुद ही मांगना बंद कर दिया, इतना काम करते ही नहीं है तो वो इतना डाइजेस्ट होता ही नहीं है। उस समय फिजिकल वर्क बहुत होता था। हाँ, फिजिकल वर्क वही ना, जब पचाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा बनती है, उसको हमें व्यय करना जरूरी है, नहीं व्यय करेंगे तो उससे बीमारियां बनेंगी। बिल्कुल। तो साबुत अनाज में अनाज के सब खाने योग्य भाग जैसे चोकर, बीज, भ्रूणपोष शामिल करें। साबुत अनाज जैसे साबुत अनाज, भूरा चावल, ब्राउन राइस, जई, अप्रसंस्कृत मक्का, बाजरा से भरपूर आहार हृदय रोग, मधुमेह, टाइप 2, मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करता है। साबुत अनाज युक्त आहार नियमित मल त्याग बनाए रखने और प्रदांत के स्वस्थ जीवाणुओं का विकास बढ़ाने में मदद करके आंत्र स्वास्थ्य को में सुधार करता है। फाइबर्स ज्यादा होते हैं उसके अंदर। हाँ, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, बीज वाला खाना ज्यादा खाना चाहिए। जैसे अपने बीज, अपने वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, सूरजमुखी के फल, बीज होते हैं, ये सब चीजें हमें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। भाई एक जरा इस तरह को 1 चम्मच हमें जरूर खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें फाइबर मिलता है, और फाइबर जो होता है वो हमारे
हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं उनको ऐसे ही चबा चबा के खा ले कि रात को भिगोए सुबह फिर स्मूदी बनाए पीसे ऐसे चले? नहीं, वो से क्या होता है, ये मौसम के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों को तो हम क्या करते हैं, उसको भिगो कर रख दे तो भी हम उसका पानी निकाल के चबा चबा के खा लें। लेकिन अगर बच्चे हैं, बच्चों को तो ऐसे ही दे दो, क्योंकि बच्चों को ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। बच्चों को ऐसे ही दे दो, बच्चे एक चम्मच खाए, ऊपर से दूध पी लिया, अपना चले खेलने चल दिए। जैसे लेकिन आजकल जब, हाँ गर्मी में ना आजकल, कद्दू के बीज और हाँ खरबूजे के बीज ये सब चल रहे हैं। ये सब, हाँ ये सब होते हैं, इनको लेके आओ। और ये स्मूदी भी बनाने की जरूरत नहीं, वैसे अगर एक चम्मच चबा चबा के खा लिया, ऊपर से दूध पी लिया, वो भी ठीक है। इसको इतना ज्यादा, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग घर में काम, एक चम्मच में कुछ नहीं होता और हम लोग घर में अपना काम करते ही हैं। लेकिन उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जिनका टेबल वर्क ज्यादा होता है, जो सिर्फ बैठे बैठे सुबह से लेकर शाम तक बैठे ही रहते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रिकॉशंस होती है कि वो भिगो के खाएं, ठंडा करके खाएं, पानी ज्यादा लें इसके साथ साथ, ये रहता है। पानी और पेय पदार्थ। पानी मानव शरीर के वजन का लगभग 70% है। पानी पसीना, पेशाब और मल के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित होता है। प्रतिदिन तरल की आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ और सुरक्षित पानी पीना चाहिए। हम्म दूध सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक पौष्टिक और पेय आहार है। दुग्ध प्रोटीन अधिकांश शाकाहारी आहारों में मूल्यवान अनुरूप आहार है। कैल्शियम आयरन का कम स्रोत का प्रमुख स्रोत दूध है, जो कि मनुष्य मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। इस प्रकार दूध प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। दूध जो है वो सबसे बहुत अच्छा और बहुत सस्ता एक वो माना जाता है हमारा पदार्थ, जो जिसमें हमारे सारे प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन, जिसमें सब होते हैं और खनिज होते हैं। इस और दूध सबसे बढ़िया माना जाता है कि दूध हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दूध जरूर पीना चाहिए। पौष्टिक पेय पदार्थ है। और दूध के साथ हम बस एक ही फल है, खट्टा फल, जो हम दूध के साथ खा सकते हैं। बाकी कोई, हमारी पूरी वनस्पति में कोई भी ऐसा फल नहीं है जो हम दूध के साथ खा सके। वो कौन सा खट्टा फल है जो हम दूध के साथ खा सकते हैं? आंवला। आंवला जो है उसको आंवले को जो हम पीसते हैं, वो हम, आंवले का जो चूर्ण होता है वो हम दूध के साथ खा सकते हैं। और कोई भी फल दूध के साथ, कोई भी सब्जी दूध के साथ नहीं खानी चाहिए। दूध और आंवले का हमारे यहाँ मिश्रण। दूध के हाँ साथ जी। केला था ना, केला खाते हैं यहाँ पर। नहीं, ठीक है। ये आजकल जो है ये सब ये चल पड़ा है, लेकिन चरक, आचार्य चरक तो बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि केले में पोटेशियम में होता है और दूध में जो विटामिन और प्रोटीन होता है वो इसका मेल ठीक नहीं मानते उसको। पोटेशियम और प्रोटीन का मेल ठीक नहीं मानते, इसलिए वो मना करते हैं दूध के साथ कोई भी फल ना खाया जाए, दूध को सिर्फ अकेले पिया जाए। ज्यादा हुआ तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें बादाम डाल लिया जाए, अदरवाइज दूध को अकेले ही पिया। किशमिश भी खट्टा फल होते हैं, किशमिश भी नहीं डालनी चाहिए। कई लोग खीर बनाते हैं उसमें किशमिश डाल लेते हैं, वो एसिडिक हो जाती है। हम बड़े शौक से बोलते हैं मेवा डाल के खीर बनाई है, लेकिन वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती है। मैम एक बात और है, केसर सर्दियों में लेते हैं तो वो गर्म होता है, तो हाँ, समर में कैसे लिया जाए या नहीं लेना चाहिए? केसर को सर्दियों में ही लिया जाना चाहिए। अगर गर्मियों में लेते हैं तो उसको पानी में डाल के, लिया जाता है, तो सीमित मात्रा में। जैसे सर्दियों में हम एक दो धागे केसर के अपना कुछ लेते हैं, तो गर्मियों में इसकी मात्रा आधी कर देनी चाहिए। ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें उस हिसाब से पानी भी ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है मैम। टोन दूध, हल्का दूध, यह है प्राकृतिक दूध और बने दूध का मिश्रण है। इसमें पानी का एक हिस्सा, प्राकृतिक दूध का एक हिस्सा और स्कीम दूध की शक्ति 1/8 हिस्सा है। दूध की वसा संतृप्त प्रकार की होती है और जो लोग कम वसा वाले आहार का पर रहते हैं वे मलाई रहित दूध और हम्म। स्किम मिल्क का सेवन कर सकते हैं। टोन दूध उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो हार्ट पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है। टोन दूध से बने हुए दूध और दही उन लोगों के लिए ठीक रहती है, जिनको ज्यादा वसा वाला दूध नहीं पीना, क्योंकि दूध में खुद ही वसा होती है, तो उनको वो दूध नहीं पीना चाहिए। किडनी पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको नहीं पीना चाहिए दूध। टोन दूध मैम उनके लिए बेटर है। हाँ दूध जी। जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उसकी बहुत अच्छी मलाई बन जाती है, और जब हाँ, मलाई फाड़ते हैं तो टोंड हो ही गया ना। नहीं, अगर आप टोंड दूध नहीं, वो नहीं, तो भी उसके अंदर फैट होता है। अगर आप टोंड जो स्पेशल जो मशीनों से जो पास्चराइज्ड करके बनाया जाता है,
उसके अंदर पानी का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। आपने तो दूध लिया, उबाला और उसकी मलाई निकाल दी, तो आपने समझा टोंड, लेकिन उसके अंदर पानी का हिस्सा कितना है? आपने उसमें पानी डाला? टोंड दूध को आप कभी लाके देखिए, जमाएंगे उसमें भी मलाई निकलेगी। फिर क्या ही करें दूध पी के। सब चीजें कम कर दी है आपकी नेचुरोपैथी ने, ये भी मत खाओ, ये भी कम खाओ। नहीं, वैसे ही तो आजकल क्या हो रहा है मैम, डेयरी लीवर को रेस्ट देने के लिए डेयरी प्रोडक्ट को कम करने को बोला बिल्कुल, गया। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देते हैं। राइट मैम, तो जैसे मैंने एक कोर्स किया था, तो उसमें बोला था कि आपको अपना लीवर डिटॉक्स करना है किसी तरह से, तो आपको 15 दिन के लिए होल डेयरी प्रोडक्ट टोटल बैन करने पड़ेंगे। उसमें बिल्कुल, आप दही भी है आपका, हाँ, मतलब कुछ भी हो। दही, ये लस्सी, दूध से मतलब डेयरी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो भी है ना, चाहे लस्सी भी है, वो सब आपको बंद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल कि मतलब सबसे ज्यादा काम प्रोटीन को डाइजेस्ट वो करने के लिए करना हाँ पड़ता है। जी, हाँ। तो फिर तो वही धीरे धीरे कम हो ही रहा है सब चीज। मैम लीवर के लिए क्या खाना ठीक सही होगा? लीवर के लिए सबसे अच्छा रहता है कि ये आलू बुखारा आता है, सूखा आलू बुखारा, रात को उसको 4-5 आलू बुखारे को भिगो दो मेरा मिट्टी के फ्रेंड बर्तन में, और उसको सुबह उस फ्रेंड्स पानी को पी लो। हेलो। और वो आलू बुखारा 3-4 दिन चल जाता है। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लीवर के लिए सुबह नींबू पी लो, पानी, गुनगुने पानी में नींबू डाल के, उसमें ना तो नमक डालना ना चीनी डालनी, वो पी लो, वो भी नींबू के, वो भी अच्छा है। और एक एप्पल खाली विनेगर पेट में? आता है, हाँ, सुबह खाली पेट। और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का भी सुना है, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में, अगर थोड़ा ज्यादा ले लिया जाए तो वो हमें हमारी आर्टरीज को नुकसान पहुंचा सकता है। आलू बुखारा बेस्ट है। हाँ, ठीक है। और रेगुलर नहीं लेना मैडम उसको ना, हाँ, मतलब एक महीना ले लिया या 15 दिन ले लिया तो छोड़ दिया। कई, जैसे कई लोग होते हैं उनकी बॉडी एसिडिक होती है, तो उनको तो वो बहुत ही नुकसान कर जाएगा। लीवर के लिए आप क्या कर सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं। पुदीना बहुत ठंडा होता है, 2 चम्मच पुदीने का रस, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिला के उसको पी सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अदरक का रस भी मिला लें, तो वो लीवर के लिए बेस्ट रहता है। पुदीने की चटनी बना के खाइए, जरूर अपनी डाइट में चटनी तो अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। और कुछ नहीं तो टमाटर प्याज की ही चटनी बना के खा लीजिए, टमाटर प्याज हरी मिर्च डाला, उसकी चटनी बना के, टमाटर चटनी जरूरी है। इससे क्या होता है, कच्ची सब्जियां हमें मिल जाती हैं हमारी डाइट के अंदर। बिल्कुल मैम। शाकाहारी दूध, कुछ वनस्पति खाद्य पदार्थ जैसे मूंगफली, सोयाबीन से तैयार दूध को वनस्पति दूध कहा जाता है। इसका उपयोग पशु दूध के बदले किया जाता है। दूध के लिए हम एक ये भी करते हैं कि अगर दूध हमें ये एनिमल बेस्ड हम मिल्क नहीं ले सकते, तो हम नारियल लेंगे। श्रीफल के बारे में मैंने हाँ। पहले बताया था, हम नारियल का भी दूध बना बोला। सकते हैं। नहीं, हाँ जी, हाँ। दस्तखत जी। नारियल का दूध भी बोला था मैम आप। हाँ, नारियल को भी अगर दूध नहीं बना सकते तो नारियल को खा सकते हैं। नारियल खा लें दिन में 3-4 पीस, तो हमारे उसमें बहुत सारे खनिज लवण विटामिन हमें मिल जाते हैं। हम्म। श्रीफल तो बहुत बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी डाइट है। इसको हम अपनी डाइट में खा सकते हैं, अगर शामिल करें तो बहुत बढ़िया है। जी मैम। शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक शीतल पेय, प्राकृतिक फलों का रस, ये ऊर्जा के साथ साथ कुछ विटामिन जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और खनिज पोटेशियम कैल्शियम प्रदान करते हैं। प्राकृतिक फलों के रस में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अच्छा पेय पदार्थ है। हम्म आज और अब जो है गर्मियां आ गई हैं, तो अब एक आ रहा है वाइट, वो ऐश गार्ड, सफेद पेठा। सही दिन इसका में रस, जाको। इसका अभी रस अगर हम सुबह 1 कप से शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया है। हाँ, वो बच्चों के माइंड के लिए भी बहुत अच्छा बताते हैं मैम। हम बच्चों को कम दें, बच्चों को आधा कप दें, सुबह हम्म। आधा कप दें, क्योंकि ये हर जल्दी से बच्चे को सूट भी कर रहा है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो देखना चाहिए। तो पहले थोड़ी मात्रा से शुरू करें, अपना 1 कप पिए, रोज सुबह पिए। अगर 1 हफ्ते तक हमारा 1 कप हमें ठीक से रह रहा है, उसके बाद 1 गिलास तक बस, इसके ज्यादा नहीं लेना। 1 गिलास ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लीवर के लिए भी अच्छा है, हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये हमारी होल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कृत्रिम या प्रदीप जी अपने सिंथेटिक माइक को शीतल म्यूट पेय, कीजिए। प्रदीप जी, प्रदीप कुमार अपने माइक को, हाँ, हाँ जी। कृत्रिम या सिंथेटिक शीतल पेय और सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन्हें परिरक्षकों, कृत्रिम रंगों, संवादों का उपयोग करके तैयार किया जाता है।
आमतौर पर इनमें कार्बोनेट इनमें फास्फोरिक एसिड होता है जो कि दांतों के इनेमल को प्रभावित करता है। पेय पदार्थों के लिए श्लेष्मिक पेय पदार्थ जैसे सिंथेटिक ड्रिंक से बचे। छाछ, लस्सी, फलों का रस और नारियल पानी बेहतर बेहतर विकल्प है। विकल्प है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब आता है बहुत ज्यादा। हमारे सेंटर में केस आया था कि हड्डियों में बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई थी, पानी भर गया था। क्यों? सारा दिन कुछ भी खाना, कोल्ड ड्रिंक्स जरूर पीना, कोक वो भी, ये बहुत नुकसान करती हैं। तो बच्चों को धीरे धीरे इन चीजों से हटाना चाहिए। घर के अंदर फलों का रस बना देना चाहिए। आम को पीस के, आजकल आम आ रहे हैं तो उसको मैश करके, फ्रूटी जस्ट लाइक इस तरह उसमें ठंडा डाल के फ्रूटी बन जाता है। और आम का पन्ना जो पहले बना करता था, आम का पन्ना हो गया, बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक है। हम घर पे बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, वरना तो फलों से बहुत सारी चीजें हाँ, बन मैं सकती हैं। बनाती हूँ, बना के बोतल रख देती हूँ फ्रिज में। हाँ बच्चे अपना हाँ डालते हैं, पानी मिलाते हैं और पी लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया अच्छा। रहता है, बहुत हाँ। अच्छा। तो नेक्स्ट, चाय चाय। कॉफी, इसका उपयोग स्वाद या उत्तेजक प्रभाव के लिए किया जाता है। चाय और कॉफी का सेवन कम मात्रा में करने की सलाह दी जाती है। चाय और कॉफी में मौजूद टेनिन आयरन अवशोषण में बाधा कर डालता है, इसलिए भोजन से 1 घंटे पहले या बाद में इससे बचना चाहिए। चाय हम्म, विशेषकर हरी या काली फ्लेवोनोइड्स का अच्छा स्रोत है। चाय चाय, की को कॉफी चाय से पीना। ज्यादा बड़ी करी जाती हाँ, है। चाय जो है पीना कम से कम पीनी चाहिए। और अगर कॉफी पीनी है तो ब्लैक टी, हम काला, हम्म। बिना दूध और बिना चीनी की। ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर्स ने जो लीवर के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया है कि कॉफी अगर आपने दिन में 1 कप कॉफी पिए तो उसमें चीनी और दूध ना डालें, ब्लैक कॉफी पिए, वो लीवर को बिल्कुल डिटॉक्स करती है। 1 हफ्ता अगर आप पी लेते हैं तो लीवर का, फैटी लीवर में बहुत रिलीफ करती है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट का काम नहीं, करती है। चाय से बेहतर कॉफी होगा। कॉफी, लेकिन अगर उसमें दूध ना डालें, चीनी ना डालें तो बेहतर है जी। ठीक है। हाँ, दूध जो है वो एसिडिक बना देता है। लोग बहुत ज्यादा दूध में पत्ती डाल के चाय बना के पीते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो एसिडिक हो जाती है। खेल परक ठीक है। पेय पदार्थ, उपलब्ध स्पोर्ट्स ड्रिंक में एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड शामिल है, जिससे एनर्जी मिलती है। ये तरल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखते हैं। हम्म, ऊर्जादायक पेय पदार्थ, एनर्जी ड्रिंक कार्बोहाइड्रेट और कैफीन प्रदान करती है। कुछ पेय पदार्थों में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और अमीनो एसिड और जिंक जैसे औषधीय रस होते हैं। हम्म, नारियल पानी एक पौष्टिक पेय पदार्थ है जिसका उपयोग मौखिक पुनर्जननीकरण के माध्यम के रूप में किया जाता है। हालांकि हाइपरक्लेमिया जैसे कि गुर्दे की विफलता, अल्पकालिक और चिरकालिक अधिवृक्क अपर्याप्तता और पेशाब में कमी वाले रोगियों को इससे बचना चाहिए। किडनी पेशेंट को नारियल पानी से बचना चाहिए। किडनी पेशेंट को नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। ये सही। अल्कोहल, अत्यधिक अल्कोहल का सेवन हृदय की मांसपेशियों को कमजोर करता है और यकृत, मस्तिष्क और परिधीय नसों को नुकसान पहुंचाता है। यह सीरम ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है। लीवर सिरोसिस को बढ़ा देता है। लीवर सबसे जल्दी डैमेज हो जाता है जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल से बचे, और जो लोग अल्कोहल पीने का चयन करते हैं उन्हें इसके उपयोग को सीमित करना चाहिए। हम्म, प्रसंस्कृत और तैयार खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें तकनीकी संशोधनों की तहत या जो संरक्षण या खाने या तैयार खाद्य पदार्थ में परिवर्तित और श्रमसाध्य घरेलू प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है, इसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य हम्म, प्रसंस्करण तकनीकों में फ्रीजिंग, कैनिंग और बेकिंग, ड्राइंग और पाश्चुरीकरण उत्पाद शामिल हैं। खाद्य हम्म, प्रसंस्करण का उपयोग दूध, मांस, मछली और ताजे फल और सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के संरक्षित करने के लिए किया जाता है। खाद्य हम्म। प्रसंस्करण में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और लंबी दूरी तक परिवहन की सुविधा शामिल है। हाँ, प्रसंस्करण हमें कोशिश करनी चाहिए कि डिब्बा बंद पदार्थ कम से कम खाएं।
क्योंकि इनको लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारा चीजें डाली जाती हैं जो कि इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए होती है, कि ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होती है, और हमें इनको कम से कम खाना चाहिए इसके अंदर, जिससे कि हमारे शरीर को वैसे नुकसान ना पहुंचे। और हमारे देश में तो खाद्य सामग्री बहुत अच्छी है, हर मौसम के अनुसार सब्जियां मिल जाती हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमें अपना फ्रेश ही बनाएं और ताजा बनाएं और वैसा ही खाएं। मजबूरी होती है कभी कभी खाना, तो हम लोग घर पे भी जैसे अपना अचार वगैरह होता है, ये हमारा प्रसंस्कृत है, इसको खाना कोई नहीं है, प्रोबायोटिक होता है। बिल्कुल ये अचार गायब कर दिया थाली से, डरा डरा के ये नहीं करना चाहिए वो नहीं, लेकिन नहीं, अचार जरूर शामिल रखें अपने खाने में। नींबू का अचार, तेल का जो भी बहुत सारे अचार हम लोग डालते हैं, ये भी एक खाद्य पदार्थों को प्रसंस्कृत करना होता है। कुछ चीजें होती, पहले लोग क्या किया करते थे, जैसे चीजों को सुखा के रख लिया करते थे, जो कि अगले जिस मौसम में वो नहीं होती उस मौसम में भी उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे सर्दियों में अपनी मेथी आती है, मेथी को सुखा के रख लेते हैं, जिसका हम गर्मियों में भी अनेक खाद्य पदार्थों में उसका इस्तेमाल करते हैं। कसूरी मेथी बन जाती है वो, कसूरी मेथी करके मेथी को सुखाना, नींबू को सुखाना, नींबू के छिलकों को सुखाना, और बहुत मिर्चों को सुखा के रख लेना, जो कि हमें पूरा वर्ष तक काम आती है। तो ऐसी कुछ नेचुरल तकनीकों को अपनाना चाहिए बजाय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने के। प्रसंस्करण के दौरान कभी कभी घटक खाद्य पदार्थों को अधिक आकर्षक बनाने और खाद्य संरचना में बदलाव और उनकी निगरानी आयु बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। उनमें आहार्य रेशा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इस प्रकार जब प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भोजन का एक प्रमुख हिस्सा बनते हैं, तब उनके उपभोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी, त्वरित अब हम खाद्य पदार्थ, जी मैम। आज हम इस क्लास को यहीं पर ठीक करते हैं, खत्म करते हैं। आज हमने जो पढ़ा कुछ ऐसा है जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, जो हमें समझ ना आया हो, जिसको क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो? नहीं। मैम हमें एक डाइट प्लान भेज दीजिए, थोड़ा समझ आना है। डाइट प्लान जैसे कि दिन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं हाँ खाना ठीक है, चाहिए? हाँ ठीक है। क्या तो खाना चाहिए, कौन सा समय, मॉर्निंग में क्या है, दोपहर को क्या खाना चाहिए, तो और वो बच्चों को। देखो, हर व्यक्ति के लिए अपनी खाद्य भोजन को सामग्री को जुटाना अलग अलग है। हर व्यक्ति के लिए एक जैसी खाद्य सामग्री जुटाना संभव नहीं है। तो आपके लिए डाइट प्लान का ये है कि आप कोशिश करें कि शाम को 6-7 बजे तक खा लें। अगर बाहर लेट नाइट काम नहीं करते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक खा लें, और उसके बाद रात को भूख लगती है तो दूध पी सकते हैं या फिर लिक्विड ले सकते हैं। उसके बाद सुबह 6-7 बजे तक खाएं। अपने सुबह कच्ची सब्जियां ज्यादा खाएं, फल खाएं, फल एसिडिक ना हो। सुबह खाली पेट कुछ गुनगुना पानी पिए, नींबू डाल के पानी पिए, और उसके 1.5 घंटे बाद अपना फल खाएं, या उससे पहले फलों का जूस पी लें। उसके बाद आप क्या करें, अपना दोपहर को खाना लें। दोपहर के खाने में सब चीजें ले सकते हैं, दही जरूर शामिल करें अपने भोजन के अंदर। और दोपहर के खाने से तुरंत पहले हम सलाद खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर पे, हमारी बड़ी आंत पे जो है वो एक कच्ची सब्जी जो हम खाते हैं उसकी एक लेयर बन जाती है। उसके बाद हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें शाम को चाय कॉफी कम से कम खानी चाहिए। शाम को हम लोग फिर फ्रूट्स ले सकते हैं 3-4 बजे, फिर से अगर हमारे पास संभव है फ्रूट्स ले सकते हैं। नहीं तो चाय कॉफी पीने की बजाय अपना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पोहा होता है, अगर डायबिटिक नहीं है तो पोहा ले सकते हैं। मैम हल्का खाना खाएं। कौन सा समय में ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, और बिस्किट? सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए। गर्मियों में अगर हम लेते हैं तो उसको सोक करके खाएं, रात को भिगो दें और सुबह ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अखरोट का सेवन कम से कम करें, क्योंकि भारत में गर्मी इस समय बहुत ज्यादा पड़ रही है। अखरोट ठीक नहीं रहते, 1-2 बस, ज्यादा नहीं, वो भी भिगो के। और सर्दियों थैंक में यू। हम ड्राई फ्रूट्स वैसे भी खा सकते हैं, उनको नेचुरल जैसे हैं उनको वैसे करके हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पिन्नी बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स के। सर्दियों के लिए तो बहुत बढ़िया रहता है कि हम ड्राई फ्रूट्स जितना हो सके हम खा सकते हैं। ओके। हाँ जी। नहीं, और आइए।
बहुत कॉल आ रही है अब। हाँ मैम हाँ ये शायद थर्सडे में बाहर रहूंगी तो थोड़ा लेट हो सकती हूँ, तो मैं उसी समय बता पाऊंगी। ठीक है, अगर आप थर्सडे को नहीं आ सकते तो आप मतलब उसमें ग्रुप में बता देना सर को, क्योंकि स्टूडेंट तो सिर्फ 2 ही हैं, आप या प्रदीप जी, और तो है ही नहीं फिर। इसीलिए मैं मैम हाँ बंक नहीं इसी करना हाँ, चाहती। तो आप वो अगर मैसेज डाल मैंने देंगे सर ना। को बोला था कि वो एक्सचेंज कर देते 6 बजे वाला, चलो वो तो मेरा कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, लेकिन अगर बाहर जाना पड़ता है तो फिर तो मैं तो थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, आप ना उस दिन हम्म, मैसेज डाल देना, सर बता ठीक। देंगे। तो फिर ओ, है ना, तो फिर सभी का टाइम हाँ उसी हिसाब से मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए ओके मैम, ओके। ओके। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।